कौन है? बप्पा रावल। अपनी राजधानी बनाई थी नागदा को। इनके गुरुजी का नाम क्या था? बप्पा रावल के हारित ऋषि। हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने चित्तौड़ जीता था। तो गुहिल वंश का संस्थापक तो है गुहिलादित्य, और मेवाड़ राज्य का पहला शासक कौन है? बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद में अगला जो शासक बना था वो हमने पढ़ा था अलट। अलट की राजधानी जो थी वो थी आहट। इसने गुहिल वंश की स्थापना की, इसने नागदा को राजधानी बनाया, और इसने किसको राजधानी बनाया था? आहट को। उसके बाद में फिर अगला जो शासक बना उसका नाम था शक्ति कुमार, और शक्ति कुमार के समय हमने देखा कि यहां पर मुंज परमार ने आक्रमण किया था, और मुंज परमार का जो उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था भोज परमार, उसने चित्तौड़ के अंदर एक किला बनाया, सॉरी एक मंदिर बनाया जिसका नाम क्या था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। शक्ति कुमार के बाद में हम जिस शासक को पढ़ते हैं वो है रणसिंह या फिर करण सिंह, और इनके समय क्या हुआ था? गुहिल वंश का बंटवारा हुआ। गुहिल वंश का क्या हुआ? बंटवारा। और यहां से एक शाखा निकली जिसका नाम क्या है? रावल शाखा। और रावल की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? याद रखिएगा, रावल श्याम सिंह। गुहिल वंश का संस्थापक है गुहिलादित्य, मेवाड़ राज्य का पहला शासक है बप्पा रावल, और रावल की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है? श्याम सिंह। श्याम सिंह के बाद में हमने पढ़ा है सामंत सिंह को। सामंत सिंह के समय नाडोल के कीर्तिपाल का आक्रमण हुआ था, इसलिए सामंत सिंह ने 1178 के अंदर वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। फिर हमने मेवाड़ के अंदर 4 शासक देखो, जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह। ये जो है ये रावल शाखा के ही शासक हैं। जेतर सिंह के समय इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था, जिसे आप पढ़ते हैं भूताला के युद्ध के नाम से। तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्रकला जो शैली है उसका प्रथम ग्रंथ चित्रित हुआ था जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। समर सिंह के समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का अभियान हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति जिसका नाम है उलुग खां, उससे कर वसूला था किसने? समर सिंह ने। इसीलिए रतन सिंह से मुकाबला हुआ किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और ये रावल शाखा के क्या है? अंतिम शासक। रतन सिंह का टाइमिंग रहा था 1302 से लेकर 1303। फिर हमने पढ़ा कि मेवाड़ के अंदर 1303 से लेकर 1326 तक जो अधिकार किया उसमें 1303 से लेकर 1313 तक खिजर खां था, 1313 से लेकर 1320 तक मालदेव सोनगरा था, और 1320 से लेकर 1326 तक मालदेव सोनगरा का पुत्र था जिसका नाम है बनवीर। लेकिन 1326 के अंदर उसी बनवीर पर आक्रमण किया था सिसोदा गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम है हमीर, और हमीर ने वापस चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़ियों को स्थापित किया, इसीलिए इसे बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक। हालांकि बहुत सारी उपाधियां भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है? विषम घाटी पंचानन। हमीर के बाद में अगला शासक कौन बना था? वो बना था क्षेत्र सिंह, या जिन्हें कहते हैं आप खेता। मालवा के साथ संघर्ष हुआ था। खेता के बाद में कौन बना था? आप कहेंगे लाखा। लाखा के समय आप सब जानते हैं, झांवर की खान मिली, पिछोला झील, नकली किला बना, एक वचन भंग हुआ, नटनी का चबूतरा बना और शादी हुई। उसके बाद में फिर कौन बन गया? मोकल। मोकल के बाद में कौन बना है? कुंभा। हम यही तो पढ़ रहे हैं। हम जिस शासक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है राणा कुंभा। राणा कुंभा जिसका टाइमिंग है 1433 से लेकर 1468। कुंभा के बारे में भी हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, लेकिन हमने ये पढ़ा कि कुंभा जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था 2 उद्देश्य लेकर बैठा था। एक तो उद्देश्य था अपने पिता के जो हत्यारे हैं उनसे बदला लेना। इनके पिताजी का नाम क्या है? मोकल। मोकल की हत्या की थी महपा पंवार के साथ मिलकर चाचा और मेरा ने, इसीलिए उनसे बदला लेना था। और राणा कुंभा ने अपने जीवन का पहला अभियान किया था, कौन सा? मालवा अभियान। एक युद्ध लड़ा गया था, कौन सा? सारंगपुर का युद्ध 1437। लेकिन वीर विनोद के अनुसार कब लड़ा गया था? 1439 के अंदर। किससे मुकाबला हुआ था? उस समय मालवा के शासक कौन थे? महमूद खिलजी फर्स्ट। मालवा जीतकर राणा कुंभा ने चित्तौड़ में बनाया था विक्ट्री टावर। क्या बनाया था? विजय स्तंभ, जिसे आप बोलते हैं विक्ट्री टावर, और वो टावर ये है। क्या बनाया? विक्ट्री टावर, जिसे आप बोलते हैं विजय स्तंभ। ठीक है, कहां तक लिखा था आपने? क्या डालनी है? हेडिंग क्या डाली थी? यस, जहां तक आपने लिखा है अगली लाइन से हेडिंग डालिए विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण, हेडिंग डाल लीजिए। जहां तक लिखा उसके जस्ट आगे। गए हैं कभी? गए हैं कभी देखने? और यू, ठीक है। हेडिंग डाली आपने? क्या डाली? विजय स्तंभ। शाबाश, हेडिंग डालो विजय स्तंभ। डाली? ओके। तो चलिए विजय स्तंभ के बारे में लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखो विजय स्तंभ का निर्माण, हेडिंग डाली ना। सबसे पहले लिखो कहां। क्या हुआ, लिख नहीं पा रहे हो? समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखे? हेडिंग डालो विजय स्तंभ का निर्माण। डाली? शाबाश। कहां है? कौन? विजय स्तंभ। लिखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये जो आपको दिख रहा है विजय स्तंभ, ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। लिख लिया?
अगला पॉइंट लिखो, निर्माण। इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा, राणा कुंभा। इस निर्माण में आपको लिखना है कब करवाया, 1440 से लेकर 48। निर्माण क्यों करवाया, कारण क्या है? कारण है मालवा विजय। मालवा विजय उपलक्ष्य में कुंभा ने कौन सी इमारत बनाई थी? विक्ट्री टावर। मालवा विजय, मालवा विजय। तो चित्तौड़गढ़ में है, राणा कुंभा ने बनाई है, 1440 से लेकर 48 तक। क्यों बनाई है? तो मालवा जीते थे इसीलिए, यानी कि सारंगपुर का युद्ध जीता था। ठीक है। इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार तो लिखिएगा जेता, और इस जेता के 3 पुत्र, नापा, पुंजा और पोमा। नापा, पुंजा, पोमा, जेता। वास्तुकार कौन थे? जेता। कौन था? जेता। और इसके 3 पुत्र कौन कौन? एक ये कौन है, फन्ना मन्ना विशल? ये कौन थे? फन्ना मन्ना विशल कौन थे? धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट कौन थे? दयाशंकर और भावशंकर कौन थे? शाबाश आदमी, कौन थे? अरे कुछ तो बताओ, ऐसे मतलब कुछ भी बोलते हो। सर आदमी लगा मैंने तो। दयाशंकर भावशंकर दरबारी है समर सिंह के, और धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट है लाखा के दरबारी। विष्णु भट्ट और योगेश्वर भट्ट है मोकल के। और जो मैंने आपको 3 नाम पूछे, फन्ना मन्ना और विशल, ये कुंभा के शिल्पकारी हैं। जैसे नहीं, मोकल के, सॉरी, जैसे कुंभा का शिल्पी कौन है? मंडन, वो मोकल के हैं। वैसे ही जेता, नापा, पुंजा और कौन है? पोमा। लिखो इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। 122 फीट, हाँ, हाइट। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। 9 मंजिल है ये। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 मंजिल इमारत है। इनमें से 8वीं मंजिल को छोड़कर बाकी सारी जो मंजिलें हैं वो मूर्तियों से भरी हुई है। इसीलिए इसे मूर्तियों का अजायबघर कहा गया है, मूर्ति कला का विश्वकोश। तो कितनी मंजिला है ये? 9 मंजिला। इनमें से ये जो तीसरी मंजिल है, ये, इस तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। जैसे राजस्थान में कौन से लोक देवता के मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है? कौन से? कौन सा? यस, गोगा जी है। किसने बनाया था गोगा जी का मंदिर? फिर ऐसे ही मतलब कहानी ऐसे ही बताई क्या? हाँ सर, कहानी, एक कहानी बताई थी जिसपे आकर वो सो गया था, फिरोज शाह तुगलक। चलो कोई नहीं, की याद होनी कोई कहानी, कोई की होती। किसकी कमी है पता है? अरे शाबाश, पता भी है आपको। ये बड़ी कमाल की बात है, पता हो खुद को भी। तो कितने मंजिला है? 9 मंजिला। इसमें लिखो 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। और जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द अंकित है। ऐसे जो फैक्ट होते हैं ना, हिस्ट्री में पढ़ते पढ़ते ऐसे फैक्ट आ जाते हैं, ये डायरेक्ट कल्चर से जुड़ते हैं। ये स्थापत्य कला का बिंदु है आपके लिए, जरूरी नहीं हिस्ट्री में आए, ये स्थापत्य कला का भाग है। एक ऐसी एक इमारत और है, वो भी सर्च करना। ऐसी एक और है, ये 9 मंजिला है, वो 7 मंजिल है। उसमें लिखो कीर्ति स्तंभ। ये लिखिए। नेक्स्ट आगे लिखिए जी, वो 7 मंजिल है। तो कहां पर है चित्तौड़गढ़? निर्माण कुंभा ने कब करवाया, क्यों करवाया, वास्तुकार, ऊंचाई और मंजिला। उसके बाद में लिखिएगा सीढ़ियां। इसमें कितनी सीढ़ियां हैं? पर इतनी मंजिलें तो सीढ़ियां भी तो होगी ना। ऐसे थोड़ी डायरेक्ट ऊपर से लैंड करेगा कोई बंदा, यहीं से तो चढ़ता चढ़ता जाएगा।
गए हैं आप, कोई नहीं गया? गए आप? सीढ़ी है ना अंदर? नहीं, अब तो बंद। वो तो क्या है कि ये 8वीं जो भाग है ना, ये बार बार ध्वस्त हो जाती थी कई बार। वैसे इसका पुनर्निर्माण भी हुआ है, अभी हम लिखेंगे आखिरी में। सीढ़ियाँ कितनी है इसमें? 157, 157, 157, 157 सीढ़ियाँ हैं। देखो ये कोई क्वेश्चन पूछने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। सीढ़ियाँ में लिखा दिया, वो पूछ ले विजय स्तंभ निर्माण में कौन सी सीमेंट है, बिना नहीं अल्ट्राटेक, बचे हाँ, कितने कारीगर थे, पेश कार्य गुणा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाले थे। लेकिन वो पूछ इसीलिए लेता है क्योंकि ये प्रसिद्ध इमारतें हैं ना वो। अब जैसे हवा महल में कुल कितने झरोखे हैं, तो पूछ ही लेता है, पूछ भी रखा है, आरएस में पूछ रखा है। नहीं नहीं, ये नहीं है, ऐसे इमारत तो सब जगह ही है, इसमें तो एक भी नहीं है। यस, लगता है अगले ताऊ रुजू लगेगा। ये लिख लिया, सीढ़ी लिख ली, फिर लिखो समर्पित। ये किसे समर्पित है? तो आपको पता ही है, राणा जो कुंभा है उनके आराध्य देव कौन है? भगवान विष्णु। वो कुछ भी बनाएंगे किसे समर्पित करेंगे? भगवान विष्णु को। लिखो भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। फिर लिखिए, ये कहां से है? फिर लिखिएगा नेक्स्ट, इस इमारत को किसकी संज्ञा दी गई है? तो सबसे पहले दमाग टोर साहब कहीं की हुई ने? टोर साहब ने कहा ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहां बनी हुई है कुतुब मीनार वैसे? जयपुर के अंदर कोई इमारत है जैसे जयपुर का विजय स्तंभ कहते हैं ईशरलाट को, वैसे अलग अलग है। दूसरा, इसकी तुलना, इसको संज्ञा दी गई है रोम के टार्जन टावर की। किसने दी? फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन, जिसने उदयपुर के राजमहलों की तुलना किसे की है? विंडसर के महलों से। ये वही फर्ग्यूसन है। तो ये तो हो गई संज्ञा। अब है इसके उपनाम। विजय स्तंभ को किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए, विजय स्तंभ को कहा जाता है जय स्तंभ, इसे कहा जाता है विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर। हाँ शाबाश, क्या कहते हैं? जय स्तंभ और विक्ट्री टावर। इसे उपनाम दिया गया है, अच्छा उपनाम हो गया, लिखिएगा। इसे कहा गया है गरुड़ ध्वज। भगवान विष्णु को समर्पित है ना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गरुड़ ध्वज। लेकिन किसने कहा है ये? तो याद रखिएगा, उपेंद्र नाथ डे ने। उपेंद्र नाथ डे, नाइट नहीं, डे, उपेंद्र नाथ डे। इसे कहा जाता है विष्णु ध्वज, विष्णु ध्वज। इसे कहा जाता है मूर्तियों का अजायबघर, मूर्तियों का अजायबघर या संग्रहालय। इसे कहा गया है मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्ति कला का विश्वकोश। ये हमारे राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ इस पर। डाक टिकट 15 अगस्त 1949, याद रखिएगा, प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है। कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है? 1 रुपए का। और याद रखिएगा, इस इमारत का जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया है? महाराणा स्वरूप सिंह ने। महाराणा स्वरूप सिंह ने कब करवाया है? 1857 में। 1857 कंप्लीट। जय जोगाड़।
तो ये है आपके विजय स्तंभ। लेकिन ये तो राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ है ना। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहां बना हुआ है? लेकिन मैं दूसरा क्यों पूछ रहा हूं, मैं पहले ही पूछ लेता हूं। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां बना हुआ है? सच में? और मैं क्या मान के चल रहा था पता है, मैं पहला की ठंडा है, मैं तुझे पूछ लूं, मैं पूछन में तीजो भी हो। वो नंबर है ही नहीं को, और ये प्रसिद्ध है। लिख लिया? बस लगाओ नोट, नोट लगा के लिखो। हम्म, ये लिख लिया सबने? तो आ है विजय स्तंभ। बात कहां से आया कौन? घनी बताऊंगी, होगी तो होगी, कहीं कर सकता। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया इसमें निर्माण कब और कारण, वास्तुकार पूछा गया है, इसकी ऊंचाई पूछी गई है, मंजिल में ये पूछा गया है कौन सी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हो, ये लेबर स्टेशन में पूछा था। और सीढ़ियां तो चलो नहीं पूछी है, समर्पित याद रखिएगा। और रोम के टॉर्च एंड टावर की संख्या पूछ रखी है, इसमें उपेंद्र नाथ डे है, ये शिक्षक भर्ती में पूछा था किसी ने। और ये तो राजस्थान पुलिस में पूछ लेते हैं अक्सर, मूर्तियों का अजायबघर या विश्वकोश। डाक टिकट, ये भी यूनिक क्वेश्चन है, आरएसएस भी बोर्ड पूछता है अक्सर। कुछ नहीं छोड़ा है जी, सब कुछ। अब आप हेडिंग लगाइए नोट करके और लिखिए राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। और राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो है आपके भीमलाट। किसको कहा गया है? भीमलाट इमारत को, जो कि कहां पर है? बयाना किला भरतपुर में। इस भीमलाट का जो निर्माण है वो करवाया है विष्णुवर्धन वरिक ने। विष्णुवर्धन वरिक समुद्रगुप्त का सामंत था ये, तो समुद्रगुप्त के समय बना हुआ है भीमलाट। ये राजस्थान का है क्या? प्रथम विजय स्तंभ। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ। और राजस्थान का जो दूसरा विजय स्तंभ है वो बना हुआ है आपके मंडोर, जोधपुर, प्रतिहार कालीन। चलिए, तो ये हमने पढ़ा कि कुंभा जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं तो दो उद्देश्य लेकर बैठते हैं। पहला उद्देश्य था उनका कि उनके जो पिता की हत्या है, उनके जो हत्यारे हैं उनसे बदला लेना, तो बदला ले लिया, सारंगपुर का युद्ध लड़ा, मालवा जीत गए, जीत कर बनाया विक्ट्री टावर। पहला उद्देश्य कंप्लीट। दूसरा उद्देश्य कौन सा बचा है? राठौड़ों का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको समाप्त करना है। क्योंकि राणा लाखा, अब यहां पर देखो थोड़ा सा शुरू से बता देता हूं, ये लिख लिया? सभी लिख लिया? चलिए देखो, दूसरा उद्देश्य, पहला उद्देश्य कंप्लीट, दूसरा उद्देश्य कौन सा है कुंभा का? कुंभा का दूसरा उद्देश्य है मेवाड़ में बढ़ते राठौड़ों का प्रभाव समाप्त करना। मेवाड़ में बढ़ते हुए राठौड़ों का प्रभाव समाप्त करना। समाप्त करना कैसे समाप्त होगा, क्या करेंगे, देखिए। देखिए, अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं और राठौड़ों का प्रभाव, यानी कि जिस रियासत में राठौड़ है वो है आपके मारवाड़। ऐसा भी नहीं है, राठौड़ मारवाड़ से ही बीकानेर गए हैं, और मारवाड़ से ही किशनगढ़ में गए हैं, मारवाड़ से ही मेड़ता गए हैं, और मारवाड़ से ही नागौर गए हैं। ठीक है, इन दोनों के मध्य यदि संबंधों की हम बात करते हैं तो शुरुआत होती है राणा लाखा के समय। मेवाड़ के अंदर जिस समय राणा लाखा थे उस समय मारवाड़ के शासक थे कौन? राव चुंडा।
ठीक है, रावचुंडा। रावचुंडा की जो पुत्री है जिसका नाम है हंसाबाई, तो राणा लाखा और वेडिंग टू हंसाबाई, इन दोनों के जो पुत्र हुआ वो है मोकल। इस रावचुंडा का एक पुत्र है जिसका नाम है रणमल राठौड़। ये रणमल जो राठौड़ है ये अपनी बहन के साथ यहां रहता है, कहां, मेवाड़ में। यहीं से वो कहावत बनी है, घर में आड़ो और साड़ो और खेत में नाड़ो, नुकसानदायक भी अगर बोलते हैं ना। ये रणमल राठौड़ यहां आ गया था, कहां पर, मेवाड़ में, अपनी बहन के साथ। क्या बोलते हैं वैसे, एक शब्द होता है ना ओलिंदी और ओलिंदा, ये समझ लीजिए ये किस रूप में आया है, ओलिंदा के रूप में। तो ये इधर आ गया, यानी मेवाड़ के अंदर जो जो ऊंची पोस्टें हैं, उच्च पद हैं, इन पर विराजमान है कौन, राठौड़। ये कार्यक्रम किसके समय हो रहा है, मोकल के समय। फिर मोकल का पुत्र हुआ कौन इधर, कुंभा। और हमने देखा कि मोकल जो है इसकी हत्या हुई थी, इसकी हत्या करने वाले महपा पंवार चाचा मेरा थे। फिर कौन शासक बना, कुंभा। कुंभा ने पहले तो उन हत्यारों की हत्या की और उसके बाद में यहां जो मेवाड़ के अंदर उच्च पद है किनके, राठौड़ों के। और इसमें कुंभा के टारगेट पर कौन है, रणमल राठौड़। क्यों है वो, इसीलिए है क्योंकि इस राणा लाखा का एक पुत्र और था जिसका नाम था क्या, कुंवर चुंडा, जिसे मेवाड़ का राम या विषम पितामह कहते हैं। इसका एक भाई था, इसके भाई की हत्या किसने की है, रणमल राठौड़ ने। मतलब कुंभा जब गद्दी पर बैठा, उसने अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया, तब तक कुंभा समझ चुका था कि मेरी रियासत में चल क्या रहा है। यानी मेरी रियासत के अंदर राठौड़ कभी नहीं चाहते कि उच्च पदों पर राठौड़ों के अलावा कोई और आए। इसीलिए कुंभा एक योजना के तहत किसकी हत्या करवा देता है, रणमल राठौड़ की। और इस योजना में शामिल होती है कौन, भारमली। ये वैसे भारमली जो है ये हंसाबाई के साथ आई थी, कहां से, मारवाड़ से। राजा महाराजाओं द्वारा जब अपनी पुत्री का विवाह किया जाता था तो उनके साथ जो भेजी जाती थी दासियां, उसे क्या बोलते हैं, नहीं क्वेश्चन है मेरा, बता नहीं रहा हूं मैं कुछ भी, मैंने क्वेश्चन पूछा है, क्या कहलाती है वो, ऑप्शन नहीं है, बता किसकी कमी है, कमी किसकी है, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, नहीं शुरुआत में नहीं बताया, मैंने अभी बताया कल्चर में। हाँ, और उस समय आप है मन है कंफर्म। कौन सी प्रथा है ये है डावरिया प्रथा। कौन सी प्रथा होती है, डावरिया प्रथा होती है। तो ये भारमली आई हुई थी। ये रणमल राठौड़ जो है ये इस भारमली से प्रेम करता था, और ये भारमली किसे प्रेम करती थी, कुंभा से। तो कुंभा ने भारमली को समझाया कि देख आदेश की बात है, वहां देश है। कहते हैं कि उसी के आवेश में भारमली ने रणमल राठौड़ की क्या कर दी, हत्या। यानी कि रणमल राठौड़ शराब का शौकीन हुआ करता था और ज्यादा शराब पिला दी, यानी कि उसके अंदर जहर डाल के पिला दिया और रणमल राठौड़ की क्या हो गई, हत्या। जब रणमल राठौड़ की हत्या हुई थी तब रणमल राठौड़ का जो पुत्र है जिसका नाम है राव जोधा, वो उस समय चित्तौड़ में था। अच्छा, जिस समय रणमल राठौड़ की हत्या हो रही है उस समय ये स्वयं मारवाड़ का शासक है, तो इसको कहां होना चाहिए था, लेकिन नहीं, टांग गाली उड़ी दोनों तरफ, तो कुंभ बांट दी। तो कुंभा ने किसकी हत्या करवा दी, रणमल राठौड़ की। रणमल राठौड़ का पुत्र कौन है, जब रणमल राठौड़ की हत्या करवाई गई थी तब कुंभा ने एक आदेश जारी किया था मेवाड़ में। इसने यह आदेश दिया था कि मेवाड़ में जितने भी राठौड़ हैं इन सबकी हत्या कर दो, और यदि यहां नहीं मिल रहे हैं तो जो भाग रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के मार डालो। इसी क्रम में राव जोधा यहां से भागता है और यह पहुंचता है कोहिनूर गांव, जो कि कहां पर है, बीकानेर। पीछे से कुंभा के आदेश पर एक तो आड़ा हिंगोला, देखो नाम ही खतरनाक लगे, आड़ा हिंगोला, और एक कौन, अक्का सिसोदिया, इन दोनों व्यक्तियों को भेजता है कि तब तक नहीं रुकना है जब तक मंडोर नहीं आ जाए। और ये दोनों कुंभा के आदेश पर राठौड़ों का पीछा करते करते कहां तक पहुंच जाते हैं, मंडोर। और किस पर कब्जा कर लेते हैं, मंडोर पर अधिकार। और ये बात है 1453 की। कुंभा ने 1453 के अंदर क्या जीत लिया था, उधर रणमल राठौड़ मारवाड़ का राजा था और रणमल राठौड़ की हत्या हुई, तो इसके बाद में मारवाड़ का राजा कौन बनेगा, ये राव जोधा वापस मंडोर पर आक्रमण करता है 1453 के अंदर। और एक लोक देवता को इनका आशीर्वाद मिलता है जिनका नाम है हड़बू जी का आशीर्वाद लेकर और एक वो कटार लेकर ये मंडोर जी जाते हैं। इन बीच में यानी कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कुंभा द्वारा रणमल राठौड़ की हत्या करवाई गई, पहले रणमल राठौड़ द्वारा कुंवर चुंडा के भाई की हत्या करवाई गई, अब वापस कुंभा द्वारा आदेश दिया गया, मंडोर जीत लिया गया। इन सबके बीच में एक महिला खड़ी है जो बेचारी देख रही है कि मतलब ये हुआ तो हुआ क्या, कौन, हंसाबाई। क्योंकि हंसाबाई का पीहर इधर है और ससुराल इधर है, ससुराल आएगी तो पीर नहीं जा सके, पीर गिवरी तो हार को ना सके।
इसीलिए इसने क्या किया, इस हंसाबाई ने कुंभा को समझाया। कुंभा क्या है हंसाबाई का, क्या लग होता है ये। और इधर ये कौन है, रावजोधा। रावजोधा ये भतीजा है, तो अनपोता समझे भतीजा समझे। बेटी बापियां कहीं करो, मैं तो हल्की होंगे की जीवन में। हाँ हाँ हाँ, कौन, कुंवर चुंडा, ये तो यही है। नहीं नहीं अभी नहीं गया, ये कहीं यही है। लेकिन राजा कौन है, कुंभा। कुंभा आदेश देता है तब करता है ये। तो इन दोनों के बीच में कौन है, हंसाबाई। हंसाबाई क्या करवाती है कि कुंभा का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, रायमल, और इधर से राव जोधा की एक पुत्री है जिसका नाम क्या है, श्रृंगार देवी। हंसाबाई के व्यक्ति आपस में कहीं बन जाओ संबंधी, इन दोनों का विवाह हो जाता है और मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य जो दुश्मनी है वो क्या हो जाती है, समाप्त। अभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि निम्न में से मेवाड़ का वह शासक जिसने 1453 के अंदर मंडोर पर कब्जा किया और अपने पुत्र रायमल का जो विवाह है वो राव जोधा की पुत्री से करवाया, कौन था वो शासक, कुंभा। ऐसा क्वेश्चन आया था, समझ में आएगी, उतार लियो, आज उतार लियो। बढ़ते हुए राठौड़ों का प्रभाव समाप्त करना है, ये दूसरा उद्देश्य। चलो फिर दूसरा उद्देश्य पूर्ण करते हैं। कैसे करेंगे, तो लिखो, समझा तो दिए आपको। मेवाड़ के शासक कौन है, राणा कुंभा, और इसी राणा कुंभा ने भारमली की सहायता से, भारमली की सहायता से रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी। उसके बाद में राणा कुंभा के समय या राणा कुंभा के आदेश पर आहड़ा हिंगोला वे अक्का सिसोदिया ने मंडोर पर कब्जा किया। यानी राठौड़ों के प्रभाव को समाप्त तो किया ही किया, साथ में याद रखेगा राठौड़ों की जो राजधानी थी मंडोर, उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद में ही तो राव जोधा जोधपुर बसाकर जोधपुर को राजधानी बनाएगा। ये राजा जब बनता है तो वो अपनी राजधानी अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है कि मैं यहां पर सेफ रहूंगा। यानी कि मेवाड़ वे मारवाड़ के मध्य शत्रुता, इन दोनों के मध्य क्या हो गई है, शत्रुता, दोनों रियासतों के मध्य। अब इस शत्रुता को समाप्त करेगी कौन, हंसाबाई। हंसाबाई तो है नहीं समझाए, भतीजा नहीं बुलाए, पोता नहीं बुलाए, लाखों चालते रही हो, लेकिन देखो हंसाबाई हालते ही है, क्योंकि लाखों जीते ब्याह हो बेटे, लाखों बुढ़ी हो बाजू को घूमती जवानी, तो वह हालते ही है जी। पोता के मतलब लड़के की शादी करवा के जाएगी, बच जाए ये, अब ठीक है, पीर ही ठीक है, हार भी ठीक है। इसलिए आप पढ़ते हैं ना कि आहड़ा हिंगोला की छतरी कहां बनी हुई है, आहड़ा हिंगोला की छतरी कहां बनी हुई है, शाबाश, मंडोर, सब जगह यहीं पर रहते हैं। इसलिए जब इसकी मृत्यु हुई तो यहाँ पर छतरी बनाई गई थी, क्योंकि यही बंदा था जिसने मंडोर जीता था। लिख लिया, चलो दुश्मनी खत्म करते हैं, लिखिए सबने। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आवड़ बावड़ की संधि। अब इतिहास में एक संधि होती है जिसका नाम है आवड़ बावड़ की संधि, और ये जो आवड़ बावड़ की संधि है ये कब होती है, 1453 ईस्वी में, 1453 में। इस संधि में आवड़ का मतलब क्या है, मेवाड़, और इस संधि में बावड़ का मतलब क्या है, मारवाड़। मतलब आवड़ मतलब जहां पर आम का क्षेत्र है वो है मेवाड़, बाउल मतलब जहां पर बबुल का क्षेत्र है वो है मारवाड़। और ये जो संधि है ये किन किन के मध्य हुई है, दो रियासत, मेवाड़ वे मारवाड़, मेवाड़ वे मारवाड़।
इस संधि का उद्देश्य क्या था? मेनली मेनली इस संधि का उद्देश्य था मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा निर्धारित करना, सीमा निर्धारित करना। इसलिए तो आप पढ़ते हैं कि पाली तक मारवाड़ है और पाली के जस्ट बाद में मेवाड़ है, क्योंकि इस संधि का जो केंद्र बनाया गया था वो बनाया गया था सोजतपाली को, सोजतपाली। और ये संधि जो है ये किसने करवाई? तो याद रखिएगा हंसाबाई ने, हंसाबाई। हंसाबाई ने यह संधि किन किन के मध्य करवाई? तो याद रखिएगा मेवाड़ के राणा कुंभा वे राव जोधा के मध्य। राव जोधा जो कि मारवाड़ के हैं, राणा कुंभा जो कि मेवाड़ के हैं, इन दोनों के मध्य। इसके तहत याद रखिएगा राणा कुंभा का पुत्र जिसका नाम क्या है? रायमल, और राव जोधा की पुत्री जिसका नाम क्या है? श्रृंगार देवी। इन दोनों के मध्य क्या हुआ है? विवाह। यानी कि इस संधि के तहत किसका किसके साथ विवाह हुआ है? तो याद रखिएगा कुंभा का पुत्र रायमल और राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी, और शादी के साथ ये दुश्मनी क्या हो गई? समाप्त। अब बनेगा भेजी। ठीक है। तो आवड़ का मतलब, बावड़ का मतलब, किन रियासतों के मध्य, किन शासकों के मध्य, उद्देश्य क्या, केंद्र क्या बनाया, किसने करवाई, और विवाह किनका हुआ। अब यानी कि कुंभा जो दो उद्देश्य लेकर मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था वो दोनों ही कंप्लीट हो गए। अब ये करेगा अपने पर्सनल काम, और जब कोई बीच में घोचा करेगा तो ये पहुंच जाएगा सेना लेकर। हेडिंग डालिए कुंभा के साथ विवाद। देखिए कुंभा का नागौर के साथ विवाद हुआ है, कुंभा का महमूद खिलजी फर्स्ट के साथ विवाद हुआ है, और कुंभा का गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के साथ विवाद हुआ है। आप अक्सर देखते होंगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कुंभा के नागौर विवाद की वजह क्या थी? तो तीन विवाद पढ़ने हैं हमें। देखिए दो तो उद्देश्य पड़ के आए हैं, एक तो इनके पिता जो थे मोकल उनके हथियारों से बदला लिया और राठौड़ों का बढ़ता हुआ प्रभाव समाप्त किया। अब हम पढ़ेंगे यहां पर कुंभा के साथ विवाद, किन किन का विवाद है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए नागौर विवाद, नागौर विवाद। यस। लिखो नागौर विवाद। क्या है नागौर विवाद? आइए इसको समझते हैं। नागौर विवाद जो है ये क्या है? देखिए जिस समय कुंभा मेवाड़ के शासक हैं या शासक बने, उस समय नागौर का शासक हुआ करता था जिसका नाम था फिरोज खां। और इससे पहले भी तो हमने पढ़ा है कि कुंभा के जो पिता है मोकल, मोकल ने भी नागौर के शासक फिरोज खां के साथ संघर्ष किया था, और 1428 के अंदर एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है रामपुरा का युद्ध। तो जब कुंभा गद्दी पर बैठे थे मेवाड़ की, उस समय नागौर के शासक कौन हुआ करते थे? फिरोज खां। कुंभा ने क्या किया? कुंभा ने फिरोज खां के स्थान पर, फिरोज खां के स्थान पर शम्स खां को शासक बनाया, शम्स खां को नागौर का शासक बनाया। समझो ये राजस्थान, हम राजस्थान के अंदर जिस क्षेत्र को पढ़ रहे हैं वो मेवाड़ है, और इस समय मेवाड़ का जो शासक है वो कौन है? मेवाड़ का जो शासक है वो कौन है? कुंभा। इस समय मालवा की हम बात करते हैं तो मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। इसी समय इधर गुजरात का शासक कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। और इसी के ऊपर यहां पर है आपके नागौर। और नागौर का शासक था कौन वैसे? जब मेवाड़ का बना कुंभा उस समय कौन था? फिरोज खां।
इस कुंभा ने क्या किया कि बस इस फिरोज खां को हटाया और इसकी जगह नागौर का शासक बना दिया। किसको? शम्स खां को बना दिया। उसके बाद में ये जो शम्स खां है, ये किससे नजदीकियां बढ़ाने लग गया? गुजरात के कुतुबुद्दीन के साथ। इधर से ये कुतुबुद्दीन किससे मिलने लग गया? महमूद खिलजी फट से। इससे पहले हमने पढ़ा है कि महमूद खिलजी फर्स्ट और कुंभा के मध्य पहले से एक संघर्ष हो रखा है, सारंगपुर का युद्ध, जिसके तहत महमूद खिलजी फर्स्ट को कुंभा ने अपने पास 6 माह तक कैद रखा था और फिर छोड़ दिया था। तो इसकी तो बड़े अच्छे से धुलाई कर रखी है। किसकी? महमूद खिलजी फर्स्ट की। तो महमूद खिलजी फर्स्ट को वापस कौन उकसा रहा है? गुजरात का कुतुबुद्दीन। ये इसको कह रहा है कि हम दोनों मिलते हैं और कुंभा पर आक्रमण करते हैं। तो इन दोनों के बीच में तो आगे हम एक संधि पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? चंपानेर की संधि। कुंभा को इस बात की जानकारी हो जाती है कि ये दोनों मेरे खिलाफ आएंगे। तब तक कुंभा को यह जानकारी मिलती है कि मैंने जिसे नागौर का शासक बनाया वो बंदा किससे नजदीकियां बढ़ा रहा है? कुतुबुद्दीन। बस इस गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन की वजह से कुंभा ने क्या किया? इस शम्स खां को वापस नागौर के शासक के पद से हटाया और इसकी जगह एक नए शासक को बना दिया जिसका नाम क्या है? मुजाहिद खां। बस ये क्या था? इतना सा नागौर विवाद, और कोई बात। तो कुंभा ने फिरोज खां के स्थान पर किसको शासक बनाया था? शम्स खां को नागौर का शासक बनाया। लेकिन ये जो शम्स खां है, शम्स खां गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के साथ मिल गया। तो कुंभा को लगा कि ये सारे मिलकर आक्रमण करेंगे। तब तक कुंभा ने शम्स खां के स्थान पर मुजाहिद खां को शासक बना दिया। बस ये इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं, और घनी लड़े झंडू। और ये संघर्ष जिस समय की बात हो रही है वह है 1456 से लेकर 1460 तक ये चलेगा। तो नागौर विवाद हुआ क्यों था शम्स खां और कुंभा के मध्य? वजह है गुजरात। गुजरात के शासक से नजदीकियां बढ़ गई थी। किसकी? जैसे आप दो अच्छे दोस्त हैं लेकिन आपका कोई दुश्मन है, उससे ये नजदीकियां बढ़ा लेगा, मतलब आप दोनों में विवाद की वजह वो बंदा हो रहा है। तो कुंभा के नागौर विवाद की वजह गुजरात है, गुजरात का शासक। लिख ली। वैसे देखो कुंभा पढ़ाते हैं तो ये बात ऐसे कभी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है? लेकिन वर्तमान के एग्जामिनर को देखते हुए आरएसएस बोर्ड इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। आजकल क्या है, जीके पढ़ाना और पढ़ना थोड़ा टेढ़ा है। सब कुछ पढ़ना होता है, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना होता है। वो लोग केवल ऐसे कहते हैं कि क्या छोड़ना होता है, ठीक है? छोड़ना कुछ भी नहीं होता है। वो एग्जामिनर जब सिलेबस बनाता होता है ना तो वो छोड़ चुका होता है पहले से। हम तो एक तो इस बहकावे में सबसे ज्यादा रहते हैं कि छोड़ना क्या है। अरे भाई छोड़ के तो सिलेबस बनाया है ना, फिर हम उसमें अपने हिसाब से सिलेबस बनाते हैं। तो मतलब फिर हम जो संघर्ष कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो 100 नंबरों के लिए कर ही नहीं रहे ना, क्योंकि हमारी आदत तो छोड़ने की है। उसमें से कहते थे ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 5 नंबर का ये छोड़ दो, 5 नंबर का ये छोड़ दो, तो लार बच्चा 70 नंबर। बस थाने 70 में 70 लेना पड़े। और ये कंपटीशन का दौर है, 70 में से 70 कतई नहीं आते हैं। 70 में से बड़ी अच्छी तैयारी करते हैं तो 55 और 60 तक पहुंचते हैं, और मेरी 65 तुम्हारे। गलती यही होती है विद्यार्थी में कि वो छोड़ने की आदत बड़ी शानदार है। और वैसे भी यूट्यूब भरा भरा पड़ा है जी मोटिवेशन के अंदर, ये छोड़ना है, वो पढ़ना है, 5 नंबर ये आएगा, कौन पढ़ेगा, इंडियन हिस्ट्री कौन पढ़ेगा, ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा। इसी चक्कर में तो सीईटी में 40% नहीं बने, क्योंकि 5 इंग्लिश का है वो छोड़ दिए, 5 ये आए कंप्यूटर के ये छोड़ दिए, 5 ये छोड़ दिए, तो लारी हुई गाई। अगला 5 5 जितावे। ये गलती नहीं करनी है। सिलेबस जो होता है उसको पूरा ही पढ़ना होता है। गलती से कोई एक दो बिंदु रह जाए वो अलग चीज है, लेकिन पूरा टॉपिक थोड़ी छोड़ना होता है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा जो है वो संघर्ष होता है कुंभा का महमूद खिलजी फर्स्ट के साथ पुणे। क्यों होता है, क्या होता है? देखिए उसकी वजह जो है वो एक संधि है जिसका नाम है चंपानेर की संधि। लिखो चंपानेर की संधि। चंपानेर की जो संधि है ये हुई है आपके 1456 के अंदर। क्या है ये संधि? वैसे कहां है ये चंपानेर?
ऐसे मतलब एग्जाम में नहीं आई, मैं तो ऐसे ही पूछा। हाँ। और ये मतलब शब्दों में कंफ्यूजन है। आपने सही बताया, ये गुजरात में है। कौन सा? चंपारण, जहां से मतलब गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शुरू किया था। सुने, चंपारण किसान आंदोलन, तीन कटिया पद्धति, नील की खेती, ये एमपी में है, ये गुजरात में है। तो चंपानेर की संधि क्या थी? देखो, सबसे पहले तो ये जो चंपानेर की संधि है किन के मध्य हुई है? तो याद रखिएगा, चंपानेर की जो संधि है वो हुई है, देखो अब आजकल ये क्वेश्चन आता है, शासकों के नाम नहीं आते हैं, पूछा जाता है कि इनके मध्य हुई है, मालवा और गुजरात के मध्य। अच्छा, मालवा का शासक कौन है? तो याद रखिएगा, महमूद खिलजी फर्स्ट। जबकि गुजरात का शासक कौन है? कुतुबुद्दीन। इन दोनों के मध्य ये संधि हुई। ये कुतुबुद्दीन अलग है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक अलग है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक अलग है। वो तो दिल्ली सल्तनत के समय की बात है, वो 1206 के समय की बात है। और आप कहां पढ़ा? 1456, तो वो अलग है ना। ये गुजरात का शासक है जिसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन। और इधर मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। इन दोनों के मध्य एक संधि हुई जिसका नाम क्या है? चंपानेर की संधि। सबसे पहले तो ये संधि किसके खिलाफ हुई थी? तो याद रखिएगा, इन दोनों ने मिलकर ये संधि कुंभा के खिलाफ, कुंभा के खिलाफ की। अच्छा, इस संधि में क्या कहा इन्होंने? इस संधि के तहत इन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर और एक इनागोरल शम्स कहानी हाथ ले लेवा। हालांकि अब तो क्या ही करेगा, क्योंकि राजा तो रहा नहीं, और जब राजा नहीं रहा तो सेना उसके पास में है नहीं, वो केवल खुद एक बंदा जरूर है आपके पास में, तो उससे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं। तो इन दोनों ने कहा कि हम दोनों मिलकर अपनी अपनी सेना लेकर आएंगे, और ये देखिए, ये रहा मेवाड़। इस मेवाड़ पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। और जब इस मेवाड़ को हम जीतेंगे तो मेवाड़ का जो इधर वाला भाग है आधा, वो तो किस में मिलाया जाएगा? गुजरात में। और इधर वाला जो चित्तौड़ का भाग है वो किस में मिलाया जाएगा? मालवा में। ये मतलब दोनों ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं। क्या हुआ इस संधि में? संधि में ये हुआ कि कुंभा को पराजित करके करके मेवाड़ का आधा भाग मालवा में, वे आधा भाग गुजरात में विलय करेंगे। ये दोनों सोच रहे हैं। कुंभा को पता चला, फिर इस संधि की वजह से जो प्लानिंग हुई थी जिस युद्ध को लेकर, वो युद्ध हुआ कौन सा? बदनौर का युद्ध। बदनौर, या फिर इसे बोलते हैं बेराटगढ़ का युद्ध। संधि है 1456 की, और अगले ही साल युद्ध है 1457 के अंदर युद्ध हुआ था। कौन सा? बदनौर या बेराटगढ़। बेराट अलग है, ये जयपुर वाला, हालांकि वर्तमान कोटपुतली बहरोड में आता है, ये बेराटगढ़ है। बदनौर या बेराटगढ़ की हम बात करते हैं तो पहले ये भीलवाड़ा का भाग हुआ करता था, वर्तमान के अंदर ये ब्यावर में आता है। बदनौर कहां पर है ये? तो याद रखिएगा, भीलवाड़ा वर्तमान में कहां है? तो कोष्टक में लिख रहा हूं, ब्यावर, बदनौर। अब ये जो बदनौर का युद्ध है किन किन के मध्य? कहते हैं कि जब बदनौर के युद्ध की शुरुआत हुई थी तो ये गुजरात वाला शासक तो यहां से भाग निकला। कुंभा के फिर हाथ कौन लगा? महमूद खिलजी फर्स्ट। और ये जो बदनौर का युद्ध है ये किया था कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट, इसके अंदर पराजित हो गया। कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट पराजित हो गया। इसका मतलब जो चंपानेर की संधि हुई थी वो कुंभा ने क्या कर दी थी? असफल। कुंभा जब महमूद खिलजी फर्स्ट से पहली बार जीता था ना, तब उन्होंने चित्तौड़ के अंदर विक्ट्री टावर बनाई थी। और कुंभा जब महमूद खिलजी से दूसरी बार जीत रहा है, तो आप बता सकते हैं ये किसका निर्माण करवाएंगे? तो कुंभा ने इस विजय उपलक्ष्य में, कुंभा ने विजय उपलक्ष्य के अंदर इसी बदनौर में एक माता जी का मंदिर बनाया जिसका नाम है कुशाल माता। कुशाल माता मंदिर का निर्माण। और ये मंदिर कहां पर बनाया इन्होंने? तो याद रखिएगा, बदनौर। आराम से उतारिएगा, चंपानेर की संधि और इसी संधि की वजह से हुआ युद्ध। देखिए, यदि दो पेपरों की आप एक साथ तैयारी करते हैं तो इसका सबसे बेस्ट तो यही है कि पहले जो एग्जाम हो रहा है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो सेकंड पेपर होगा उसके अंदर आपको टाइमिंग मिलेगा। और फर्स्ट पेपर यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सेकंड पेपर के कुछ भाग आप आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है।
देखिए, तो जैसे ये युद्ध हुआ, उधर से गुजरात में सत्ता पलट चुकी है। गुजरात के अंदर कुतुबुद्दीन की जगह नया शासक आ गया है जिसका नाम है महमूद बेगड़ा। सुना है नाम कभी महमूद बेगड़ा? टाइमिंग देख लो, 1460 के आसपास है उस समय। यहाँ का शासक कौन है? मेवाड़ का तो ही कुंभा, मारवाड़ का कौन है इस समय? राव जोधा। कौन है? राव जोधा ही तो रहेगा। जोधा के बाद में कौन बनेगा? सातलदेव। भाई 89 तक ये रहेगा, 89 में कौन बनेगा? सातलदेव। 89 से 92 तक बनेगा। फिर 92 से लेकर आपके आगे बनेगा कौन? सुजा। सुजा के बाद में कौन बनेगा? गंगा। तब तक यहाँ आ जाएगा सांगा। चले आगे। नागौर विवाद कंप्लीट, दूसरा ये चंपानेर की संधि कंप्लीट। अब जो तीसरी बात है वो है महमूद बेगड़ा के साथ विवाद। क्या वजह रही महमूद बेगड़ा के साथ विवाद की? तीसरा बिंदु, महमूद बेगड़ा के साथ विवाद। ये विवाद क्या है वो देखिए। महमूद बेगड़ा के साथ विवाद। सबसे पहले तो ये जो महमूद बेगड़ा है, याद रखिएगा ये गुजरात का शासक है। आप ये कतई नहीं सोचेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन है तो उसकी सत्ता चली गई, उसकी जगह कौन आ गया? महमूद बेगड़ा। लेकिन मेवाड़ में अभी भी कौन है? कुंभा। इसके साथ क्या पर्सनल विवाद है? महमूद बेगड़ा के साथ विवाद क्या था कि महमूद बेगड़ा है गुजरात का शासक। गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है गिरनार। गिरनार का एक राजा है जिसका नाम है मंडुलिक। और वो जो मंडुलिक है वो इस कुंभा का दामाद है। क्या है? कुंभा का दामाद है महमूद बेगड़ा। इस महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया है किस पर? इसने आक्रमण किया है मंडुलिक पर। मंडुलिक पर। मंडुलिक व्यक्ति का नाम है। ये मंडुलिक कौन है? तो पहली बात तो ये गिरनार का राजा है, गिरनार का राजा। और दूसरी बात, ये रम्माबाई का पति है। और रम्माबाई कौन है? कुंभा की पुत्री है। तो कुंभा को दामाद ही हो। तो जब पता चला कुंभा को दामाद ठोकना है, कुंभ शुरू की ब्रो, निवेट दियो कि ना महमूद बेगड़ा को। और वापस मंडुलिक जो है वो कहां का शासक बना? गिरनार का। कुंभा का दामाद। यानी कि रम्माबाई का क्या है? ये पति है, रम्माबाई का पति। बस ये इसके साथ थोड़ा सा विवाद था। ठीक है, इतना ही था कि महमूद बेगड़ा जो गुजरात का राजा है, इसने मंडुलिक पर आक्रमण किया था। मंडुलिक कुंभा का दामाद है इसलिए कुंभा गया था, बस इतना ही, और कोई बात नहीं। तो अभी तक जो हमने कुंभा को पढ़ा है उसके अंदर हमने देखा कि कुंभा के दो तो उद्देश्य थे और ये सारे क्या हुए? विवाद। अब कुंभा का पढ़ते हैं साहित्य, फिर कुंभा की पढ़ेंगे स्थापत्य कला। तो हेडिंग डालिए कुंभा का साहित्यिक वर्णन। कुंभा का साहित्यिक वर्णन। साहित्य से संबंधित कुंभा ने क्या क्या किया लिख लिया नहीं? तो रमाबाई को इतिहास में क्या कहा गया है? ये रमाबाई भी अपने पिता कुंभा की तरह संगीतज्ञ हुआ करती थी। संगीतज्ञ के कारण रमाबाई को कहते हैं, याद रखिएगा, वागेश्वरी। वागेश्वरी। इसलिए तो कुंभा ने रमाबाई को कौन सा परगना दिया था? झांवर का परगना दिया। झांवरिस्तान तो सुनिए ना, लाखा के समय यहां पर क्या निकली थी? कुंभा ने दिया इसे अपनी पुत्री रमाबाई को कौन सा? झांवर का परगना, झांवर क्षेत्र सौंप दिया। नहीं नहीं, बीच में तो लिखना शुरू करना ही नहीं है ना, शुरुआत से देखना है तभी तो समझ में आएगा। पटवार में एक ही एग्जाम होता है। क्या है कि हर साल पैटर्न बदलता गया है। पिछली बार एक हुआ था, उसे पिछली बार दो हुआ था। वीडियो का पिछली बार दो हुआ था, उससे पहले एक हुआ था।
तो वीडियो और पटवार ये आपस में बदलते रहते हैं, कभी इसमें 2 पेपर होते हैं, कभी इसमें 2 होते हैं। लिख लिए। अब हम पढ़ेंगे कुंभा का साहित्यिक वर्णन। कुंभा का साहित्य में क्या क्या योगदान था। आपको पता हो तो पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किसी सीईटी यानी किसी एग्जाम में, कि मेवाड़ के वह शासक जिन्होंने अपनी रचनाएं संगीत पर आधारित की है वो कौन है, कुंभा। यानी कुंभा की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी किस पर आधारित है, संगीत पर। तो अगली लाइन से लिखो, कुंभा द्वारा संगीत पर आधारित रचनाएं। कुंभा संगीतज्ञ था, इसीलिए तो क्या कहलाता था ये, कुंभा को संगीतज्ञ होने के कारण कौन सी उपाधि से है, अभिनव भट्टाचार्य। कुंभा इतिहास का वह राजा है जिसे कितनी उपाधियां हैं, नहीं, 108 उपाधियां हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभिनव, हाल गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, बिल्कुल प्रजापाल, तो टोटल 108 उपाधियां हैं इन्हें। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर ये जानकारी मिलती है। तो कुंभा द्वारा संगीत पर आधारित जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। यदि कुंभा से कोई बेहतरीन सा और सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यहीं से है, कुंभा के साहित्यिक वर्णन से। अब देखिए कुंभा की जो जो रचनाएं हैं कौन कौन सी है। कुंभा की रचनाएं लिखिएगा। नंबर 1 कुंभा की रचना है जिसका नाम है संगीत राज। लिखिए, कुंभा की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध रचना कौन सी है, संगीत राज। क्वेश्चन आता है कुंभा द्वारा रचित संगीत राज में कुल कितने खंड हैं या कितने भाग हैं। तो याद रखिएगा इसी संगीत राज के अंदर कुल 5 खंड हैं, या भाग पूछे तो कितने हैं, 5। अब वो 5 भागों के नाम पूछता है, कौन कौन से हैं, यदि आप में से कोई बताए तो। ये 5 भाग कौन कौन से हैं, तो लिखिएगा संगीत रत्न कोश या गीत रत्न कोश जो भी है, संगीत रत्न कोश। दूसरा है नृत्य रत्न कोश। तीसरा है वाद्य रत्न कोश। नंबर 4 है रस रत्न कोश। और नंबर 5 है पाठ्य रत्न कोश। अब इनमें से कई बार दे देता है कि नृत्य रत्न कोश और वाद्य रत्न कोश के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है कुंभा। कुंभा की प्रथम रचना है संगीत राज, और याद रखिएगा इसमें कुल कितने भाग हैं, 5 भाग। 5 भागों के नाम आने चाहिए। हालांकि एग्जाम ने वन लाइनर भी पूछ रखा है कि कुंभा द्वारा रचित संगीत राज में कुल कितने भाग हैं, 5। ये हुई पहली रचना कुंभा की। दूसरी लिखिएगा, दूसरी रचना है वो है संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा। तीसरी रचना है संगीत शुद्धा। नंबर 4 संगीत रत्नाकार। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा और संगीत रत्नाकर। सीधा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी रचना कुंभा की नहीं है। पहला ऑप्शन संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर, और नंबर 4 संगीत सार। ऐसा आएगा। तो ये जो कुंभा की रचनाएं हैं ये तो सारी सारी किस पर आधारित है, संगीत पर। और भी रचनाएं हैं इनकी। अन्य रचनाएं, अन्य रचनाओं की हम बात करते हैं तो लिखिएगा चंडी शतक, शूड प्रबंध, कामराज रतिसार। चंडी शतक, शूड प्रबंध, कामराज रतिसार। लिखिएगा चंडी शतक, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार। लिखिए
नंबर 4 लिखिए इसमें, काम प्रबोध। काम प्रबोध। चार ये इसके अलावा एक कुंभा ने टीका लिखी है। वैसे ग्रंथ तो है जयदेव का जिसका नाम है गीत गोविंद, उस गीत गोविंद पर टीका लिखी है जिसका नाम है रसिक प्रिया। और एक कुंभा द्वारा ऐसा ग्रंथ है जिसका पहला भाग कुंभा ने लिखा था, दूसरा भाग किसी और ने लिखा था। ये लिखिए, जस्ट आगे लिखिएगा, कुंभा द्वारा लिखित टीका। तो कुंभा द्वारा लिखित जो टीका है वह है रसिक प्रिया। और ये किस पर आधारित है? याद रखिएगा, गीत गोविंद पर आधारित है। गीत गोविंद पर आधारित ग्रंथ, इस पर आधारित ये टीका है। और गीत गोविंद के लेखक कौन है? याद रखिएगा, जयदेव। गीत गोविंद ग्रंथ है जिसके लेखक हैं जयदेव। याद रखिएगा, गीत गोविंद जो ग्रंथ है कौन सी चित्रशैली के अंदर ये चित्रित ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मेवाड़ चित्रशैली में। ये भी पूछा जाता है, मेवाड़ चित्रशैली में चित्रित ग्रंथ। चित्रित ग्रंथ। एक लिखिएगा, देखिए एक ग्रंथ है जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य ग्रंथ। ग्रंथ का नाम क्या है? एकलिंग महात्म्य। ये जो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है, इसका जो प्रथम भाग है वो कहलाता है राजवर्णन, और ये कुंभा ने लिखा है, कुंभा द्वारा लिखित है। लेकिन याद रखिएगा, इसी ग्रंथ को पूरा जिसने किया था पूर्ण, वो है आपके कौन? याद रखिएगा, कानाव्यास। कानाव्यास कौन लगता है? ये सॉरी, कौन है ये कुंभा के? कुंभा के कौन लगता है? ये कुंभा का काव्य गुरु है। कुंभा का काव्य गुरु कानाव्यास, कुंभा का संगीत गुरु सारंगधर व्यास, कुंभा का गुरु जैन आचार्य हीरानंद। अलग अलग है, लेते हैं। तो अभी साहित्य पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद में कुंभा का स्थापत्य कला हम पढ़ेंगे। ये लिख लिया ना? अब आप हेडिंग डालिए, इसी के अंदर कुंभा के दरबारी कौन कौन थे? कुंभा के दरबारी। वैसे एक जो जैन दरबारी है उसका नाम क्या है? वो तो स्पेशल लिख के आए हम पहले से। कुंभा का जैन दरबारी कौन है? वो एकमात्र ही है, वही यूनिक क्वेश्चन आता है। जिन सैन सूरी मेवाड़ के किस शासक के दरबारी रहे हैं? कुंभा के। तो रिवीजन नहीं करो ना, जन थान लागे ना हो। मतलब जितना पढ़ा जाए उसको पढ़ने के लिए वापस कैसे भी करके आधा घंटा निकाला करो आप, जरूरी है। तब जाके आपको पता चलेगा आज आप पढ़ के क्या है। कुंभा के दरबारियों में लिखिए, देखिए, मंडन, मंडन गोविंद नाथा। मंडन कहां का? गुजरात का। मंडन गोविंद नाथा। महेश चंद्र सूरी और जय चंद्र सूरी, दो ये, और एक सोम सुंदर। ये कुंभा के क्या है? दरबारी है। लिखिएगा, मंडन गोविंद नाथा इसीलिए लिखाया गया है क्योंकि मंडन गुजरात का निवासी है, मंडन का पुत्र है गोविंद, और मंडन का भाई है नाथा। तो ये तो वे कुंभा के दरबारियों के नाम। अब इसमें हम लिखेंगे, ये लिखो, और फिर इसमें लिखो मंडन की रचनाएं। क्वेश्चन यहीं से आएगा। मंडन की रचनाओं की हम बात करें तो देखिए, प्रसिद्ध है राजवल्लभ। दूसरी रचना है देवमूर्ति प्रकरण, देवमूर्ति प्रकरण। तीसरी रचना है रूपमंडन, रचना है संगून मंडन। फिर है प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन। तो दो तो खास है और पीछे बाकी मंडन आपको पता ही है, ठीक है।
गोविंद की रचना। गोविंद कौन है? तो याद रखिएगा मंडन का पुत्र है ये। इनकी दो रचनाएं इंपॉर्टेंट है, एक तो है आपके कलानिधि और एक है आपकी द्वार दीपिका। द्वार दीपिका, ये ऐसी रचनाएं, नाम सुना है कि नहीं सुना आपने पुराने पेपरों में? कलानिधि अक्सर आता है, जैसे कुंभा की रचना नहीं है, या कई बार आ जाता है कलानिधि है गोविंद की। अच्छा, एक मंडन का भाई जिसका नाम है आपके नाथा, नाथा की रचना। और नाथा की जो रचना है वो है आपके, याद रखिएगा, वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी, ये वास्तु मंजरी है। एक आपने कभी सुन लिया हो तो कपूर मंजरी। कुंभा वैसे कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करता था? वीणा। शाबाश। आखिरी में नोट करके लिखना है आपको, कुंभा वीणा वादक थे। भावनाएं रहती है वो है साहित्यिक वर्णन। कुंभा की रचनाओं से क्वेश्चन आ जाता है कौन सी रचना कुंभा की है या कौन सी नहीं है, इस प्रकार से ये सारी जो रचनाएं हैं। और उसके अलावा इसके जो दरबारी हैं उनमें मंडन, गोविंद और नाथा की रचना इंपॉर्टेंट। अब आप हेडिंग डालिए, कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान। कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान। अच्छा, कुंभा को क्या कहा जाता है राजस्थान में? स्थापत्य कला का जनक। इसलिए कौन सी उपाधि से नवाजा गया है इनको? कौन सी उपाधि है? शैल गुरु की। राजस्थान स्थापत्य का जनक। स्थापत्य का मतलब होता है स्थापित करना। जैसे कहीं मंदिर बना दिया, कहीं पर कोई किला बना दिया, तो वो क्या हो गया? स्थापत्य कला। सिलेबस में जब स्थापत्य कला होता है तो इसके अंदर पढ़ने वाला जो बिंदु होता है वो मूल रूप से आप पढ़ते हैं दुर्ग है, मंदिर है, मस्जिद है, ये तो पढ़ते हैं भाई। कोई दुर्ग पढ़ लिया, मंदिर पढ़ लिया, महल पढ़ लिया, हवेली पढ़ ली, कोई बावड़ियां पढ़ ली, छत्रियां पढ़ ली, ये सब क्या होती है? स्थापत्य। तो कुंभा जो है वो राजस्थान स्थापत्य कला का जनक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शैल गुरु। क्या कहते हैं? शैल गुरु। अब यहां पर हमें दो बिंदु पढ़ने हैं। एक तो ये पढ़ना है कि कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर कौन कौन से हैं, और एक हमें यह पढ़ना है कि कुंभा द्वारा जो निर्मित दुर्ग है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो हेडिंग लगाइए आप, स्थापत्य कला में कुंभा द्वारा निर्मित किले या दुर्ग। तो वैसे आप पढ़ते हैं कि कुंभा द्वारा जो निर्मित या कुंभा द्वारा जो निर्मित किले या दुर्ग हैं उनके बारे में एक इतिहासकार जिनका नाम है कविराज श्यामलदास दतिवाड़िया, जिनकी एक रचना है वीर विनोद। उस वीर विनोद में यह कहा गया है कि मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग हैं, जो टोटल 84 दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया है? कुंभा ने। तो वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में निर्मित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। और ऐसा नहीं है कि 32 के 32 किले जो कुंभा ने बनाए वो नींव देकर बनाए, खुद ने कि भाई नींव दे उपलोट है, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे किले थे जो कि खंडर हो चुके थे, हाँ, उसका जीर्णोद्धार कराया, बिल्कुल सही है। जैसे प्रमुख रूप से हम यदि बात करेंगे तो कुंभा से आप पढ़ते हैं कुंभलगढ़ का किला। लेकिन वास्तव में यह भी है कि कुंभलगढ़ का किला कुंभा ने ही शुरू नहीं किया था। इसीलिए तो पिछली बार सीईटी के अंदर क्वेश्चन आया था कि कुंभलगढ़ के प्रारंभिक संस्थापक कौन थे, जिसमें आप नाम सुनते हैं संप्रति मौर्य। मतलब मेवाड़ के दो किले जो आप पढ़ते हैं ना, चित्तौड़ और कुंभलगढ़, जैसे चित्तौड़ का निर्माण ही तो किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने। लेकिन कुंभलगढ़ किले के प्रारंभिक जो संस्थापक थे वो थे ये संप्रति मौर्य, जो कि सम्राट अशोक के वंशज हैं। तो अब कौन कौन से किले बनाए
वो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी की चर्चा कल करेंगे।